तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक एक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। अगर बात की जाए कि देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मॉनेटरी अथॉरिटी, सिंपल सिंपल भाषा में एक देश की सबसे बड़ी पैसों वाली संस्था कौन है, तो बच्चों सेंट्रल बैंक होता है। एक सेंट्रल बैंक देश की सबसे बड़ी पैसों वाली संस्था कहलाता है। सेंट्रल बैंक का काम ही देश में नोट छापना होता है। इसके अलावा देश के पैसों से संबंधित सभी एक्टिविटी को कंट्रोल सेंट्रल बैंक करता है। देश में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारी की सारी चीजें सेंट्रल बैंक ही मैनेज करता है। इसके अलावा जितनी भी देश में पैसों वाली संस्थाएं है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, चाहे वो पूरी की पूरी शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, या चाहे कोई और पैसों से संबंधित इंस्टीट्यूशन हो, इन सबको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना किसका काम है? सेंट्रल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक के पास ही देश में एकमात्र नोट छापने का अधिकार होता है। सेंट्रल बैंक के अलावा देश में और कोई कमर्शियल बैंक या और कोई संस्था करेंसी को जारी नहीं कर सकता, करेंसी को छाप नहीं सकता। ये इकलौता अधिकार केवल किसके पास है? ये इकलौता अधिकार केवल और केवल सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक की स्थापना इंडिया में 1935 अंग्रेजों के टाइम पर हुई थी। एंड सेंट्रल बैंक के लिए जो एक्ट बना था, जो कानून बना था, वो 1934 में बनके तैयार हुआ था। तो यहां पे तो हमने थोड़ी सी बात करी सेंट्रल बैंक के बारे में। इसको डिटेल में जानना है तो हमको इसके फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो जरा एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो जो सेंट्रल बैंक है, एक देश की सबसे बड़ी, सबसे सुप्रीम फाइनेंशियल मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। एक देश की सबसे बड़ी संस्था होती है जो फाइनेंशियल मॉनेटरी मतलब पैसों से संबंधित होती है। इट कंट्रोल्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो देश का पूरा सिस्टम है जो पैसों से संबंधित है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट मींस नियम और कानून को बनाना या उस चीज को डायरेक्ट करना। तो देश के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना किसका काम है? देश के सेंट्रल बैंक का काम होता है। आगे बोलता है कि सेंट्रल बैंक के पास ही एक्सक्लूसिव मतलब ओनली, कि सेंट्रल बैंक के पास ही केवल पावर होती है देश में नोट छापने की, करेंसी जारी करने की। और तो और देश में मॉनेटरी पॉलिसी भी सेंट्रल बैंक ही इंप्लीमेंट करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी देश की पैसों से संबंधित सबसे बड़ी पॉलिसी होती है और इस पॉलिसी को देश का सेंट्रल बैंक बनाता है और इसको इंप्लीमेंट करता है। तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बोलता है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और रिजर्व बैंक का जो एक्ट है, जो कानून है, वो 1934 में बनके तैयार हुआ था। तो यहां पे तो हमने थोड़ा सा सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन लिया। अब डिटेल में जानना है तो उसके फंक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फंक्शंस को। ठीक है, देखिए सेंट्रल बैंक के कुल मिला के 7 फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। आज की क्लास में मैं 6 फंक्शंस पढ़ाऊंगा। जो हमारा आखिरी फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोलर, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफी डिटेल्ड फंक्शन है, इसके ऊपर अलग से पूरी एक क्लास, अलग से पूरा एक टॉपिक बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कितने फंक्शंस की? 6 फंक्शंस की, जिसमें कि सबसे पहला फंक्शन क्या है? इशुइंग अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। बच्चों ये बोलता है कि सेंट्रल बैंक का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है देश में नोट छापना है। सेंट्रल बैंक के अलावा देश में और कोई नोट नहीं छाप सकता। क्या बोलता है कि सेंट्रल बैंक का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? देश में करेंसी को इशू करना, देश में नोटों को छापना। याद रखना, भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल नोट छापता है, सिक्के नहीं छापता। भारत में सिक्के छापने का काम भारत सरकार का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। सिक्के छापने में आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। आगे बोलता है कि इट हैज अ मोनोपोली। बच्चों मोनोपोली का मतलब होता है इकलौता अधिकार।
जब पावर केवल किसी एक के हाथ में हो उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो सेंट्रल बैंक के पास ही नोट छापने की इकलौती मोनोपोली है। लिखा है कि ओनली सेंट्रल बैंक कैन डू इट, नोट केवल ये छापेगा, कोई दूसरा बैंक ये काम नहीं कर सकता। भैया क्या सेंट्रल बैंक का काम केवल नोट छापना है? नहीं नहीं, सेंट्रल बैंक के दो काम है, पहला नोट छापना एंड दूसरा बैंकों वाला काम करना। बैंकों वाला काम बोला तो कि सेंट्रल बैंक जो है लोन भी देता है, सेंट्रल बैंक पैसों को जमा भी करता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज करता है। तो एक काम तो ये होता है लोन देना, पैसों को जमा करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, एंड दूसरा काम होता है नोट छापना। तो यहां पे वही बोला गया है कि सेंट्रल बैंक के जो काम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रल बैंक के दो डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है बच्चों इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार है देश में नोट को छापने के लिए एंड उसको प्रिंट करने के लिए। और दूसरा डिपार्टमेंट होता है बैंकिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे बैंकों वाला काम होता है पैसों को जमा करना, लोन देना वगैरह वगैरह। उसके बाद बोलता है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट बच्चों लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। और ये क्या होता है, आप ऑलरेडी मनी चैप्टर में पढ़ चुके हो। लीगल टेंडर मनी वो होता है जिसको हर किसी को लीगली एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इन नोटों को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट लीगल टेंडर कहलाते हैं। ठीक है, और तो और इसको देश में हर किसी को जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना कर नहीं सकता। अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो आपको पता होगा लीगल टेंडर मनी दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जो भारत में कॉइन्स है, सिक्के हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन आपको पता है सेंट्रल बैंक सिक्के नहीं छापता, सेंट्रल बैंक केवल नोट छापता है। एंड नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल बैंक जो मनी छापता है वो कौन सा है, लिमिटेड लीगल टेंडर या अनलिमिटेड लीगल टेंडर, तो ऑप्शन बी अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि सेंट्रल बैंक केवल नोट छापता है, सिक्के नहीं छापता। ओके, आगे बात करें तो बोलता है कोई और कमर्शियल बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है नोट छापना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोई और कमर्शियल बैंक या कोई और संस्था नोट नहीं छाप सकती। अब भैया सेंट्रल बैंक के काम नोट छापना है, तो सेंट्रल बैंक का जब जब मन करेगा तब तब नोट छाप देगा। कि मान लो सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बेटी की शादी है, तो क्या बेटी की शादी के लिए नोट उड़ाने के लिए सेंट्रल बैंक नोट छाप देगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने की मशीन है तो जितने चाहो उतने नोट छापो, ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक कभी भी अपनी इच्छा से नोट नहीं छाप सकता। सेंट्रल बैंक को नोट छापने का ऑर्डर देश की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट देती है। एंड ऐसे भी नहीं है कि देश की सरकार का जब मन करा तब बोल दिया नोट छापो, नो 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 नो, ऐसे भी नहीं है। देश की सरकार के पास भी कुछ कंडीशन है जो हमने आरबीआई एक्ट बोला ना मैंने, तो इस आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ शर्त लिखी हुई है। और शर्त यह लिखी है कि भारत सरकार को सेंट्रल बैंक के पास कुछ संपत्ति गिरवी रखवानी पड़ेगी। जैसे कि भारत सरकार को सेंट्रल बैंक के पास कुछ गोल्ड, सोना गिरवी रखवाना पड़ेगा। एंड सोने के साथ साथ फॉरेन सिक्योरिटीज, मतलब होता है विदेशी कंपनी के शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी, डॉलर वगैरह, यूरो वगैरह, पाउंड वगैरह। तो भारत सरकार जब थोड़ा सोना एंड थोड़े ये जो फॉरेन करेंसी के शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स है, जब ये गिरवी रखवाएगी सेंट्रल बैंक के पास, तब जाके सेंट्रल बैंक नोट छापता है। सेंट्रल बैंक ऐसे ही फ्री में नोट नहीं छापता। तो क्या लिखा है, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास हमको रिजर्व रखवाना पड़ता है। किस चीज का? सोने के सिक्के का, गोल्ड बुलियन, मतलब होता है सोने की ईंटें या सोने के बिस्किट, तो गोल्ड बुलियन का, या फॉरेन सिक्योरिटीज, विदेशी कंपनी के शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी, डॉलर वगैरह, इन सबको हमको सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखवाना पड़ेगा। तब जाके सेंट्रल बैंक जो है करेंसी को इशू करेगा, तब जाके नोट को छापेगा। और इसी वजह से, इन सभी पॉइंट्स की वजह से हम सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। तो ये था आपके सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन, इशूइंग अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया
तो आइए सेंट्रल बैंक के अगले फंक्शन, सेकंड फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। और सेकंड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक का जो दूसरा काम है बैंकों का बैंक, कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके ऊपर भी जो बैंक है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। तो यहां पे दो बातें हैं, पहला जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, ये वाला पॉइंट हो गया। एंड उसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का सुपरवाइजर भी है, वो बैंकों का सुपरवाइजर भी है। क्या होता है समझ में आएगा। पहले बात करते हैं बैंकर्स बैंक की। तो मेरी बात समझना, जो सेंट्रल बैंक होता है, जितने भी देश में कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंकों के ऊपर जो बैंक है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। बोलते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं, ऐसे ही हर बैंक का भी एक बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। भारत में इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जरा बात समझते हैं, तो जरा मेरी बात समझना, बैंकों के बैंक का मतलब क्या है। देखो भाई, बैंकों के बैंक का मतलब यह है कि मान लो ये है पब्लिक, ठीक है, इसके ऊपर है बेटा एसबीआई और इसके ऊपर कौन है जी, आरबीआई। अब जरा समझने का ट्राई करना मैं क्या कह रहा हूं। जिस प्रकार हम कमर्शियल बैंक में अपने पैसों को जमा करते हैं और इनसे लोन लेते हैं, इसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक है अपने पैसे को सेंट्रल बैंक में जमा करता है एंड इनसे लोन लेता है। जिस प्रकार कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करता है, उसी प्रकार जो सेंट्रल बैंक है वो भी कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। जिस प्रकार हम जब लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, इसी प्रकार जब कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देगा। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे संबंध, जनता के संबंध कमर्शियल बैंक के साथ है, तो जैसे रिलेशन हमारे हैं कमर्शियल बैंक के साथ, वैसे ही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक के है किसके साथ है, सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के साथ है। मतलब कहने का ये है, हम कस्टमर किसके हैं, कमर्शियल बैंक के, एंड कमर्शियल बैंक कस्टमर किसका है, सेंट्रल बैंक का। इतनी सी बात है, बस समझ में आ गया। तो देखो जरा यहां पे वही लिखा है, जो सेंट्रल बैंक है वो लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, जब उनको नीड होती है, एज वेल एज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से उनके पैसे को, डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। उसी प्रकार जैसे कमर्शियल बैंक जनता से पैसे को एक्सेप्ट करती है, कमर्शियल बैंक जनता को लोन देती है, सेम सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे को एक्सेप्ट करता है एंड कमर्शियल बैंक को लोन देता है। एक बात जरा समझना कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के साथ अपने संबंध बनाएगा, सेंट्रल बैंक का पब्लिक के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। वही लिखा है, जो सेंट्रल बैंक है वो आम जनता के लिए नहीं होता, ये केवल और केवल बाकी बैंकों के साथ ही डील करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद जरा एक पॉइंट और समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो कमर्शियल बैंक है बच्चों, हर कमर्शियल बैंक को जरूरी है कि अपना कुछ पैसा, मान लो 10% बोल दिया मैंने कि इसके पास 1000 करोड़ है, तो उसका 10% कितना हो गया जी, 100 करोड़। तो हर कमर्शियल बैंक को आवश्यक है कि अपना कुछ पैसा देश के सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाए। इसको बच्चों बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर, क्योंकि आगे डिटेल में आएगा। तो हर कमर्शियल बैंक को अपना कुछ पैसा देश के सेंट्रल बैंक के पास कंपलसरी डिपॉजिट के रूप में जमा करवाना ही पड़ता है, एंड सेंट्रल बैंक इसी पैसे का यूज करके, इसी 100 करोड़ का यूज करके दूसरे कमर्शियल बैंक को, मान लो पीएनबी को या अदर कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर मान लो पीएनबी को लोन की नीड है, पीएनबी को पंजाब नेशनल बैंक को पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई पीएनबी के लिए नए नोट छाप के देगा। याद रखना, देश में ज्यादा नोट छपना अच्छी बात नहीं होती, ज्यादा नोट छपेंगे तो उतनी ही ज्यादा देश में महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई लोन देने के लिए नए नोट नहीं छापेगा, तो दूसरे बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवा रखा है, आरबीआई उसी पैसे का यूज करके आगे लोन देता है। समझ में आ गया। तो यही वाली बात यहां पे लिखी है कि हर कमर्शियल बैंक के लिए यह कंपलसरी बन जाता है कि वो अपना कुछ कैश रिजर्व के रूप में, कुछ कैश रिजर्व के रूप में जमा करवाए। किसके पास, किसके पास, एक देश के सेंट्रल बैंक के पास, कि इट कीप्स, जो सेंट्रल बैंक है हर कमर्शियल बैंक का,
कुछ कैश बैलेंस कंपल्सरी डिपॉजिट के नाम पे अपने पास रखता है। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। और सेंट्रल बैंक इसी पैसे का यूज करता है बाकी अदर कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, जब उनको नीड होती है। तो हर कमर्शियल बैंक कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएगा एंड सेंट्रल बैंक वही पैसा जो है दूसरे बैंकों को लोन के रूप में देता है। तो ये तो हो गया बैंकर के रूप में सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। अब जब बात कर ली बैंकर की, अब बात करें किसकी? सुपरवाइजर की। अगर इसको समझना तो मान लो पापा, क्या मान लो जी? पापा। पापा बोल देते कि यहाँ पे अब जो सेंट्रल बैंक है वो इन कमर्शियल बैंकों के पापा के रूप में काम करेगा। और जो पापा होते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक का पापा बना ना, तो सेंट्रल बैंक भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की हर एक चीज पर निगरानी रखता है। सेंट्रल बैंक देखता है कि कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की हर एक चीज पे निगरानी रखे, हर एक चीज को ऑब्जर्व करे, तो इसी को बोलते हैं सुपरवाइजर। जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइजर की तरह जो है कमर्शियल बैंक पे निगरानी रखता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है जी? एज अ सुपरवाइजर क्या बोलता है? जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। किसको? देश के सभी कमर्शियल बैंक को, उनकी फंक्शनिंग को, उनके काम को। ये हमारा आरबीआई है। देखो किस प्रकार नजर गड़ाए बैठा है देश के अलग अलग कमर्शियल बैंक पे कि ये क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे। अब किन किन चीजों पे सुपरवाइज करता है, किन किन चीजों पे ध्यान रखता है? तो जब से पहला पॉइंट है लाइसेंसिंग, कि किसी भी कमर्शियल बैंक को लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस कौन देगा? उनका पापा। पापा कौन? आरबीआई। ब्रांच एक्सपेंशन, किसी भी बैंक को अपनी ब्रांचें खोलनी है तो ब्रांच खोलने की परमिशन कौन देगा? उनका पापा। पापा बोले तो आरबीआई। लिक्विडिटी ऑफ असेट, लिक्विडिटी का मतलब मैंने बता रखा है, किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई अपनी असेट बेचनी है, कोई संपत्ति बेचनी है एंड उसको बेच के कैश में कन्वर्ट करना है, तो इसकी परमिशन भी कौन देगा? पापा। पापा कौन? आरबीआई। उसके अलावा मर्जर, अगर दो कमर्शियल बैंकों को, तीन कमर्शियल बैंकों को आपस में मिलकर एक ही बैंक बनना है तो मर्जर की परमिशन कौन देगा? उनका बैंक पापा। एग्जाम्पल के तौर पे देना बैंक, विजया बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों बैंक अब मिक्स हो चुके हैं एंड मिक्स होकर एक ही बैंक बने गए हैं। क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। समझ में आ गया? तो ये प्लस ये मिक्स हो क्या बन गए? बैंक ऑफ बड़ौदा। दैट इज कॉल्ड मर्जर। वोडाफोन और आइडिया मिक्स हो गया, क्या बन गया? VI। दैट इज कॉल्ड मर्जर। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन। तो वही एक तरीके से मर्जर ही होता है। समझ में आ गया? तो अगर दो बैंक को मर्ज होना है तो मर्ज भी कौन करवाएगा? उनका पापा। पापा कौन? आरबीआई। वाइंडिंग अप, अगर किसी बैंक को बंद होना है कि भैया मेरा बैंक बहुत घाटे में है, अब मैं इस बैंक को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूं, तो बैंक को बंद भी कौन करवाएगा? उनका पापा। पापा कौन? आरबीआई। तो आरबीआई जो है इन सब मैटर पे कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, इन पे निगरानी रखता है। इसके अलावा जो पापा होते हैं ना, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी भी हमारे कमरे में आ जाएंगे बगैर नॉक किए, ये देखने के लिए कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसे ही जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक है आरबीआई, कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक में बिना बताए चला जाएगा, ये देखने के लिए कि कमर्शियल बैंक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आरबीआई जो होता है, जो कौन होता है हमारा? आरबीआई। वो रेगुलरली इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन मींस क्या? जांच पड़ताल करता है। किसी भी बैंक में चला जाएगा ये देखने के लिए कि जो कमर्शियल बैंक है वो उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो सेफ तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुपरवाइजर के रूप में आरबीआई ये सारे काम करता है। तो आपने पहला फंक्शन पढ़ लिया, बैंक ऑफ इशू। सेकंड फंक्शन भी पढ़ लिया, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, एंड होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो अब क्लास चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन, तीसरे फंक्शन की ओर। जो अपना तीसरा फंक्शन है ना भाई साहब, ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फंक्शन का नाम है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। तो सरकार का बैंक भी कौन होता है? बोलो बोलो बोलो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी सरकार होती है, सरकार भी इतने सारे काम करती है। तो सरकार का जो पैसा आता है, सरकार जो पैसा अपना जमा करती है, कहां करती है? आरबीआई। अब भाई थोड़ा मैं डिटेल में जाऊं तो
तो सरकार मतलब मोदी जी नहीं, मोदी जी तो पर्सनली अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे सरकार का मतलब, यहां पे सरकार का मतलब सरकार के आदमियों से नहीं है, यहां पे सरकार का मतलब है सरकारी मंत्रालय से। फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री को जो पैसा मिला बजट के टाइम पे, तो रेलवे मंत्रालय का पैसा जमा कहां पे होगा, आरबीआई में। जितने भी अलग अलग मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय, तो हर मिनिस्ट्री का पैसा कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है कि किस मिनिस्ट्री में किस मंत्रालय में कितना पैसा आया और किस मिनिस्ट्री से कितना पैसा गया, किस सरकार को कितना पैसा मिला एंड किस सरकार के पास कितना लोन वगैरह दिया। ये सब चीज कौन देखता है, आरबीआई। सरकार की बात हो रही है, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, सरकार, ना कि सरकार के आदमी। जो मोदी जी को सैलरी मिलती है वो मिलती है एसबीआई में, समझ में आ गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी एसबीआई में, लेकिन जो उनका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका पैसा जाएगा आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब ये जो आरबीआई है ये देश की हर सरकार का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हर सरकार का बैंक होता है। तो वही लिखा है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, इनके रूप में काम करता है। देश की सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही बैंक कौन होता है जी, दोनों का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होता है। अब यहां तीन बातें आ रही है, पहला बैंकर वाला काम, दूसरा एजेंट, एजेंट माने नौकर वाला काम, एंड तीसरा एडवाइजर, सलाहकार वाला काम। तो इन तीनों पॉइंट को देखते हैं। अगर बात करें एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बैंकर के रूप में क्या काम करता है आरबीआई, तो देखो बैंकों वाला काम वही हो गया, जो सरकार है, सरकार के पैसों को जमा करना, आवश्यकता पड़ने पे सरकार को लोन देना, सरकार के पैसे को मैनेज करना, सरकार के खजाना, इट मीन सरकार का पैसा उसको मैनेज करना, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है आरबीआई का। क्या लिखा है, जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के सभी बैंकों वाले काम करता है, जैसे कि इट मैनेजेस द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब सरकारी खजाना। जो सेंट्रल बैंक है सरकार के खजाने को, इट मींस सरकार के पैसों को, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार का सारा पैसा है उसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको आम भाषा में क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो सरकारी खजाने को मैनेज कौन करता है, देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई। सरकार के कैश बैलेंस को अपने पास कौन रखता है, देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई। देखो जिस प्रकार मैंने आपको यहां पढ़ाया था कि जिस प्रकार एक कमर्शियल बैंक के संबंध कस्टमर से होते हैं, उसी प्रकार आरबीआई के संबंध देश की गवर्नमेंट से होते हैं, सरकार से होते हैं। समझो जरा, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक का कस्टमर कौन है, पब्लिक। सेंट्रल बैंक का कस्टमर कौन है, सरकार। कैसे, जैसे कि कमर्शियल बैंक हमारे पैसे को जमा करता है, हमको लोन देता है, इसी प्रकार आरबीआई भी सरकार के पैसे को जमा करेगा एंड सरकार को आवश्यकता पड़ने पे लोन देगा। तो जो संबंध एक कमर्शियल बैंक का जनता के साथ होता है, वही संबंध एक सेंट्रल बैंक का उसकी सरकार के साथ होता है। वही वाली बात जो है यहां पे लिखी है कि जिस प्रकार एक कमर्शियल बैंक डील करता है पब्लिक के साथ, उसी प्रकार जो सेंट्रल बैंक है वो डील करता है देश की सरकार के साथ। क्या बोलता है, ये सरकार के डिपॉजिट को, पैसे को एक्सेप्ट करता है एंड आवश्यकता पड़ने पे सरकार को लोन भी प्रदान करता है। तो ये तो हो गया बैंकों वाला काम कि बैंक के रूप में आरबीआई ये सारे काम करता है। लेकिन मैंने बोला एजेंट, वो सरकार का एजेंट भी है, एंड एजेंट को मैं समझने के लिए बोलूंगा नौकर। आरबीआई सरकार का नौकर भी है, सरकार के कहने पे आरबीआई सारे काम करता है। सरकार बोलेगी वहां से पैसा उठा लो तो पैसा उठा लेगा, सरकार बोलेगी वहां पेमेंट कर दो तो पेमेंट कर देगा, सरकार बोलेगी मेरे लिए शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीद लो तो खरीद लेगा, सरकार बोलेगी मेरे शेयर डिबेंचर बॉन्ड बेच दो तो बेच देगा, सरकार बोलेगी मेरा अकाउंट मेंटेन करो, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ अकाउंट मेंटेन करेगा। नौकरों वाले भी सारे काम करेगा कौन, एक देश का सेंट्रल बैंक। किसके लिए, सरकार के लिए। तो क्या बोलता है कि इट ट्रांसफर गवर्नमेंट फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सरकार के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कौन करता है, देश का सेंट्रल बैंक।
इट बायस एंड सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का बच्चों मतलब होता है शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स। अब आपने तो केवल शेयर डिबेंचर बॉन्ड सुना है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की। शेयर डिबेंचर बॉन्ड तो केवल 3 नाम है, सैकड़ों प्रकार की सिक्योरिटी, सैकड़ों प्रकार की अलग अलग टाइप के शेयर डिबेंचर बॉन्ड होते हैं। इनमें से एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा है, ट्रेजरी बिल, जिसको शॉर्ट में टी बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? टी बिल। तो ही बोल रहा है जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार के लिए अलग अलग सिक्योरिटी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, ट्रेजरी बिल को खरीदता है एज वेल एज बेचता है। इसके अलावा इट ऑल्सो मैनेज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब होता है सरकार ने जो उधार लिया। तो सरकार जो उधार लेती है जनता से, यस, सरकार जनता से भी उधार लेती है। वो सरकार अलग अलग स्कीम के माध्यम से हम लोगों से उधार ले लेती है, एंड हमको पता भी नहीं चलता कि हमने सरकार को उधार दिया है। सरकार कोई स्कीम लेके आएगी एंड बोलेगी ये स्कीम है, आप इस स्कीम में पैसा डालो एंड आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। हम सरकार की उस स्कीम में पैसा डाल लेते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने सरकार को पैसा दिया, हमने सरकार को उधार दिया। तो जो सरकार जनता से उधार लेती है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। एंड इस उधार को मैनेज कौन करता है? देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई। वो देखता है कि कितना इट हैंडल्स हाउ मच मनी द गवर्नमेंट बोरो, कि सरकार ने जनता से कितना उधार लिया एंड हाउ इट इज रिपेड, सरकार इसको किस प्रकार पे करेगी। तो सारी की सारी चीजें भी देश का सेंट्रल बैंक ही देखता है। तो ये तो हो गया नौकर वाले काम। बैंकर वाले काम हो गए, नौकर वाले काम हो गए। अब बात करते हैं आगे। अगला है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार का सलाहकार भी है, सरकार का एडवाइजर भी है। समय समय पर देश का आरबीआई हमारी भारत सरकार को काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर सलाह भी प्रदान करता है। इकोनॉमिक इश्यू बोल लो, फाइनेंशियल इश्यू बोल लो या मॉनेटरी इश्यू बोल लो, सबका मतलब सेम होता है, सबका मतलब है पैसों से संबंधित। एंड ऑब्वियस ही बात है देश का सेंट्रल बैंक केवल और केवल पैसों से संबंधित सलाह प्रदान कर सकता है। वो पॉलिटिकल सलाह या कोई सोशल सलाह प्रदान नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है कि एपेक्स बैंक सबसे ऊंचा बैंक होने के नाते इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इशू। जो सेंट्रल बैंक के सरकार को बहुत सारे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इशू पर सलाह प्रदान कर, सबका मतलब सेम है, पैसों से संबंधित सलाह प्रदान करना। अब जैसे कि 8 नवंबर 2016 को आपको पता होगा, आप शायद छोटे से बच्चे होंगे तो आपको हल्का फुल्का याद होगा, 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। अब ये जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए, ये क्या कैसे हुए? तो ये आरबीआई ने सरकार को सलाह दी थी कि सरकार अगर 500 1000 के नोट बंद कर दिए जाए तो देश में ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, ब्लैक मनी वगैरह देश में आ जाएगा, जो भी है। तो वो सलाह किसने दी? देश के आरबीआई ने दी सरकार को, तब जाके सरकार ने इस स्टेप को उठाया। तो वही बोलता है कि अलग अलग मुद्दों पर आरबीआई सरकार को सलाह भी प्रदान करता है। तो ये था हमारा तीसरा फंक्शन कवर हुआ, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। ये 3 फंक्शन जो मैंने पढ़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं 3 पढ़ाऊंगा इतने खास नहीं है, लेकिन ये जो 3 मैंने पढ़ा है लाइन बाय लाइन डिटेल में, काफी लेंथी भी हो गया होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाते हैं। बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर, चौथा फंक्शन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये क्या है? सुनो भाई, जब देश के कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, देश का कमर्शियल बैंक डूब रहा है, नुकसान में जा रहा है, उसको पैसा चाहिए, कमर्शियल बैंक जहां जहां ट्राई कर सकता था वहां वहां ट्राई कर लिया, कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक के पास चला गया। एसबीआई को मान लो पैसों की नीड है, एसबीआई गया पीएनबी के पास कि पीएनबी थोड़ा पैसा दे दे, एचडीएफसी थोड़ा पैसा दे दे, पीएनबी, एचडीएफसी, बाकी बैंकों ने मना कर दिया। एसबीआई ने हर जगह चला गया और कहीं से भी इसको पैसा नहीं मिला। तो एट दी एंड एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास, जो कि राजा बना बैठा है। एंड आरबीआई को बोलेगा कि प्रभु थोड़ा सा लोन दे दो, अगर लोन नहीं दोगे तो हम डूब जाएंगे। और आरबीआई कभी नहीं चाहता कि देश का कोई बैंक डूबे। तो बैंकों को डूबने से बचाने के लिए एट दी एंड हेल्प कौन करता है? एक देश का सेंट्रल बैंक। एंड सेंट्रल बैंक के इसी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं?
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो क्या बोलता है, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फंड प्राप्त नहीं होता, फंड कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाता, कमर्शियल बैंक अनेबल है, कहीं से भी पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास हेल्प के लिए जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में, इससे मुश्किल घड़ी में सेंट्रल बैंक जो होगा कमर्शियल बैंक को उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लोन देगा, एडवांस देगा एंड कमर्शियल बैंक को डूबने से बचाएगा। एंड इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या बोलता है, इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब जब क्या है, इस एसबीआई का फाइनेंशियल क्राइसिस है, एसबीआई संकट में है, द सेंट्रल बैंक सपोर्ट्स कमर्शियल बैंक एंड हेल्प प्रिवेंट देयर फेलियर। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की हेल्प करेगा एंड इनको फेलियर होने से, इनका दिवालिया होने से, इनको इंसॉल्वेंट होने से बचाएगा। दिवालिया होने का मतलब, इंसॉल्वेंट होने का मतलब है बिल्कुल डूब जाना, कुछ भी पैसा अपने पास ना बचना। तो ऐसा ना हो कि एसबीआई पूरा डूब जाए, एक रुपया भी ना बचे, दिवालिया हो जाए। तो दिवालिया होने से कौन बचाएगा, एक देश का सेंट्रल बैंक बचाएगा। एंड इसी वजह से सेंट्रल बैंक को हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। अच्छा मान लीजिए जो सेंट्रल बैंक है अगर ये भी हेल्प नहीं करता, क्या बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो एसबीआई डूब जाएगा। जी हाँ, एसबीआई फिर डूब जाएगा, मर जाएगा, बंद हो जाएगा, शट डाउन करने की नौबत आ जाएगी। तो क्या बोलता है, अगर सेंट्रल बैंक भी रिफ्यूज कर दे हेल्प से, तो कमर्शियल बैंक के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी, उनको शट डाउन करना पड़ेगा, अपना बैंक बंद करना पड़ेगा। बट आरबीआई थोड़ा दयालु है, थोड़ा काइंड नेचर का है, ऐसा करता नहीं है। अगर ऐसा करेगा, कोई बैंक डूब रहा है और अगर उसकी हेल्प आरबीआई नहीं करेगा तो ये बैंक डूब जाएगा। अब जब बैंक डूबेगा तो जो लोगों का पैसा है वो भी डूबेगा। तो ऐसे तो लोग बैंकों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यार बैंक तो डूब जाते हैं, बैंक में जमा करेंगे पैसा वो तो बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे जनता का जो ट्रस्ट है वो बैंकों के ऊपर से उठ जाएगा। आरबीआई कभी भी नहीं चाहता कि जनता का विश्वास बैंकों के ऊपर से उठे। आज की डेट में हम लोग अपने परिवार वालों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा पैसों की सेफ्टी के मामले में बैंकों पर विश्वास करते हैं। एक भाई अपना पैसा दूसरे भाई के पास जमा नहीं करवाएगा, घर वालों के पास जमा नहीं करवाएगा, दोस्तों के पास जमा नहीं करवाएगा, उसको डर रहेगा। लेकिन वो अपना पैसा बैंक में जमा करवाएगा, बैंक में पैसा डूबेगा नहीं। तो हमारा जो विश्वास है बैंकों के ऊपर, वो विश्वास बना रहे। इसी वजह से आरबीआई इन कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है एंड इनको डूबने से बचाता है। ये था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला फंक्शन, जो कि बहुत इजी था, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला फंक्शन है बच्चों वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत सिंपल फंक्शन है कि एक देश के पास जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी देखो, अभी फॉरेन एक्सचेंज, बच्चों एक्सचेंज शब्द का मतलब होता है करेंसी, एंड फॉरेन करेंसी मींस क्या, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। तो एक देश के पास जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो एक देश का सेंट्रल बैंक अपने पास संभाल के रखता है। फॉरेन करेंसी को सरकार के पास रखने की या जनता के पास रखने की परमिशन नहीं होती। उस फॉरेन करेंसी को देश के सेंट्रल बैंक के पास ही होल्ड करवाना पड़ता है। इसी प्रकार देश का सारा गोल्ड, सारा का सारा सोना भी देश का सेंट्रल बैंक ही अपने पास होल्ड करता है। क्या लिखा है, कस्टोडियन। बच्चों कस्टोडियन का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास संभाल के रखना। तो देश के फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का जो भंडार है, जो रिजर्व है, उसको संभाल के अपने पास कौन रखता है जी, आरबीआई रखता है। क्या लिखा है, जो सेंट्रल बैंक है एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आगे बोलता है इट होल्ड्स एंड मैनेजेस द नेशन स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, कि देश का सोना एंड देश की फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, इनको भी अपने पास होल्ड और मैनेज कौन करता है, देश का सेंट्रल बैंक। जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान से समझना, समझ में थोड़ा खैर कम आएगा बिकॉज इसके ऊपर तो अलग से क्लास चलेगी यूनिट नंबर 5 में, आगे बहुत आगे आएगा, बट फिर भी हल्का फुल्का समझ लो। देखो भाई, ये तो आपको पता होगा कि आज के डेट में हम जो व्यापार करते हैं तो उसकी एक रेट होती है कि मान लो $1 80 रुपए का है,
होता है ना कि $1 80 का है, 85 का हो गया, 70 का हो गया। बच्चों इस चीज को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब होता है फॉरेन करेंसी का दाम, फॉरेन करेंसी का रेट, कि $1 जो फॉरेन करेंसी है इसका रेट, इसका दाम क्या है? ₹80। अब ये जो दाम है ये घटता बढ़ता रहता है। ये दाम होने को 80 से एकदम बढ़कर 90 भी हो सकता है, एंड होने को 80 से एकदम घटकर 70 भी हो सकता है। लेकिन क्या ₹90 होना या ₹70 होना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। जो रेट है वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब वो फिक्स होनी चाहिए, ज्यादा बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। जो रेट फिक्स होगी वहां पे व्यापार काफी अच्छे से होता है। अगर रेट काफी बढ़ जाती है या रेट काफी घट जाती है तो इससे व्यापार करने में, फॉरेन ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी प्रॉब्लम सामने आती है। लोगों का बहुत सारा लॉस होने लग जाता है अगर रेट चेंज होती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक इस रेट को मैनेज करता है, इस रेट को स्टेबल करता है। सेंट्रल बैंक ट्राई करता है कि अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, अपने टूल्स के माध्यम से इस रेट को ना तो ज्यादा बढ़ने दे ना तो ज्यादा घटने दे। अब ये काम कैसे करता है, ज्यादा बढ़ना या ज्यादा घटना, वो आगे आएगा, वो डिटेल में इसके ऊपर एक चैप्टर है, इसके ऊपर पूरी क्लास चलेगी, आगे आएगा। बस समझ लो जब सेंट्रल बैंक रेट को ज्यादा बढ़ने या घटने से रोकता है, इसको ज्यादा चेंज होने नहीं देता, तो इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो बोलता है कि इट माने सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हेल्प्स मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। कि सेंट्रल बैंक मैनेज फ्लोटिंग के माध्यम से जो एक्सचेंज रेट है ये इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है कि ना तो ज्यादा बढ़े ना तो ज्यादा घटे। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। एंड आखिरी पॉइंट क्या बोलता है? ऑल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड ट्रांजैक्शन मस्ट बी डिपॉजिटेड विद एंड रूटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। लास्ट पॉइंट बोलता है जितनी भी फॉरेन करेंसी आएगी, जितनी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगी, वो सारे का सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा होगा। वो सभी ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक के माध्यम से होगी। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने बाहर से कोई ट्रांजैक्शन करी एंड इंडिया में मान लीजिए उस ट्रांजैक्शन के लिए $1000 आए, तो $1000 आरबीआई अपने पास रख लेगा एंड उसके बदले जो रुपीज है वो सरकार को दे देगा। तो डॉलर सारा आरबीआई अपने पास रख लेता है एंड उसके बदले रुपीस देश की सरकार को या जो भी व्यापारी है उनको उसके बदले रुपीस दे देता है। समझ में आ गया? ये था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब एक आखिरी फंक्शन और पढ़ेंगे एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जो आखिरी फंक्शन है बच्चों वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बहुत सिंपल है, हिंदी में बोलते हैं इसको समाशोधन गृह कार्य। जी हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स हिंदी में भी आती है भाई, डोंट वरी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में तुम्हारे भाई का एकदम रोला है। हाँ भाई, तो सुनो, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है भाई? जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, इन कमर्शियल बैंकों के आपस में ना क्लेम होते हैं। क्लेम का मतलब भैया, क्लेम मतलब दावे। दावे का मतलब कि मुझे तुझसे इतना पैसा लेना है या मुझे तुझे इतना पैसा देना है। तो हर कमर्शियल बैंक की एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती है, इतना पैसा लेना, इतना पैसा देना। एंड सुनो, इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट। जो हमने कहां पढ़ा था? मनी सप्लाई में पढ़ा था कि मनी सप्लाई में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन शामिल नहीं होता, वो पैसा तो एक दूसरे बैंक को लेना और देना होता है। अब ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जनरेट क्यों होती है? कि मुझे उस बैंक को पैसा क्यों देना है या मुझे उस बैंक से पैसा क्यों लेना है। ये आपस में अपने ट्रांजैक्शन करो ना, अलग अलग करो, ये आपस में ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो? तो ऐसा होता है। एंड ऐसा क्या होता है एक एग्जांपल के थ्रू समझना। बेटा मान लीजिए कि यह हूं मैं प्रथम, भाई मेरा अकाउंट किसमें है? पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक में। एंड एक लड़की जिसका नाम क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा कपूर, मेरी फेवरेट, मेरा प्यार। ठीक है, तो सुनो, अब प्रथम नाम का बंदा है, उसका अकाउंट पीएनबी में है। अब मेरे को श्रद्धा को ₹5000 की पेमेंट करनी है, तो मैंने क्या करा? मैंने एक चेक काटा अपने पीएनबी का और मैंने उस पर लिखा 5000 एंड श्रद्धा को मैंने चेक दे दिया। श्रद्धा का अकाउंट किसमें है जी?
एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जरा समझने का प्रयास करना। मैंने पीएनबी का अकाउंट काटा, 5,000 का चेक काटा, श्रद्धा को दे दिया एंड श्रद्धा ने वो चेक लिया एंड अपने बैंक एसबीआई में जाके जमा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एसबीआई में श्रद्धा को पैसे चाहिए, किससे, मुझसे, पीएनबी से। तो इसका मतलब हो गया अब एसबीआई वाले बैंकों को इस पीएनबी वाले बैंक से 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मैं अपने मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा पीएनबी से और उसके अकाउंट में एसबीआई में पैसा जाएगा। तो एसबीआई वालों क्या चाहिए, वही लिखा है ना कि एसबीआई बैंक को अब क्या चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए, किससे, पीएनबी बैंक से। तो इन चेकों के माध्यम से ही एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा या तो चाहिए होता है या फिर देना होता है। अब बताओ क्या करेंगे। अब क्या पीएनबी बैंक वाला क्या करेगा, क्या पीएनबी का मालिक 5,000 रुपए निकालेगा एंड एसबीआई जाएगा, लोग अपने 5,000 रुपए लो, ऐसा नहीं होता। एसबीआई को पीएनबी से 5,000 रुपए चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है अब पीएनबी का मालिक 5,000 रुपए निकालेगा एंड एसबीआई को दे के आएगा। नो 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 नो। अब क्या करेंगे, इस केस में हम जाएंगे आरबीआई के पास एंड आरबीआई से बोलेंगे कि आरबीआई तुम्हारे पास तो हमारे खाते हैं। तो आरबीआई चेक करेगा, हाँ भाई मेरे पास तुम्हारे भी, क्योंकि आपको पता होगा कि हर कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक होता है, कौन, आरबीआई। तो आरबीआई ने चेक करा कि पीएनबी का अकाउंट मेंटेन है एंड पीएनबी के अकाउंट में कितने पड़े हैं, 1,00,000 रुपए पड़े एंड एसबीआई का अकाउंट मेंटेन है, कितने पड़े, 70,000। तो एसबीआई और पीएनबी आरबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे एक काम करो, मेरे अकाउंट में पैसा माइनस कर दो और इसके अकाउंट में पैसा प्लस कर दो, हमारी ट्रांजैक्शन कवर अप हो जाएगी। तो क्या करेगा जो आरबीआई है, क्या करना है, पीएनबी को इसको पेमेंट करनी है। तो आरबीआई क्या करेगा, पीएनबी के अकाउंट से 5,000 रुपए क्या कर देगा जी, माइनस कर देगा एंड वो एसबीआई के अकाउंट में क्या कर देगा जी, ऐड कर देगा। तो फिजिकली कैश लेके जाने की नीड नहीं है, हम आरबीआई को बोलेंगे वो हमारे अकाउंट को सेटल कर देगा, यहां से पैसा उठा के उस वाले बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो पीएनबी के पास अब कितने बचे, 95,000 एंड एसबीआई के पास कितने हो गए, 75,000। ये जो भी एंट्री होगी आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट, इसके थ्रू जो भी एंट्री होती है, ठीक है, तो इन्हीं एंट्री के माध्यम से डेबिट एंड क्रेडिट करके क्या करेगा, आरबीआई जो है पेमेंट कर देगा। समझ में आ गया। तो क्या लिखा है, ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक, कि हर कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के पास एक अकाउंट होता है। द सेंट्रल बैंक होल्ड द रिजर्व ऑफ ऑल दीज बैंक, एंड सेंट्रल बैंक इन सभी बैंकों के पैसे को अपने पास होल्ड करता है, मेंटेन करता है। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल पेमेंट बिटवीन डिफरेंट कमर्शियल बैंक, और जो भी कमर्शियल बैंक के बीच पेमेंट है, सेटलमेंट है, उसको सेंट्रल बैंक इजीली सेटल कर देता है। इट डज सो बाय सिंपली डेबिटिंग वन बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटिंग अनदर बैंक अकाउंट, कि एक में क्या करेगा, डेबिट, और दूसरे में क्या करेगा, क्रेडिट, एंड डेबिट क्रेडिट करके क्या करेगा जी, आसानी से सेटलमेंट कर देगा। एक्चुअल में कोई भी कैश मूव नहीं हुआ, एक्चुअल में यहां से 5,000 रुपए निकाल के उसको देने की नीड नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री करके सारी सेटलमेंट हो जाती है। एंड इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहा जाता है। ये फंक्शन काफी क्विक होता है, काफी सेफ होता है एंड काफी एफिशिएंट भी होता है। एंड इसे क्या बोलते हैं, इसी को इंटर बैंक ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि आपने मनी सप्लाई में पढ़ा। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा आखिरी फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सिंपल था। अब हमने 6 फंक्शन कर लिए, 7वां फंक्शन ये बस लिखा हुआ है, बट आपको पता है डिटेल में इसके ऊपर क्लास चलेगी, तब ये नहीं पढ़ाऊंगा। आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लो स्क्रीनशॉट। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा टॉपिक लेके आऊंगा डिटेल में, तब फिर जब आप इसको वापस से पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट से, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो इसी फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज एंड आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, जितने भी आपने 6 फंक्शन पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड कुल 10 एमसीक्यूज है, उनको अच्छे से एक बार करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड रिवाइज करो। हाँ जी, रिवाइज कर लिया। चलिए जी,
शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यू, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का? बताओ भाई। जनता से पैसे लेना, गलत। शेयर इशू करना, अरे गलत भाई। करेंसी नोट जारी करना, सही। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, गलत। कैसे कैसे ऑप्शन है? जनता से पैसा, शेयर इशू करना, नहीं नहीं। सेंट्रल बैंक का सबसे मेन काम क्या है बताओ भाई? करेंसी नोट को जारी करना। अगला, जो सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जनता जनता को लोन देता है, गलत। इट लेंड्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी गलत। इट लेंड्स टू कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ये सही है। कमर्शियल बैंक को लोन देता है इमरजेंसी के टाइम पे। इट प्रिंट्स करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? भारत में फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास कौन होल्ड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ओके। अगला, जो बैंक है जो ऑपरेट करता है बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, प्रॉफिट मोटिव काम नहीं होता, तो वो कौन सा बैंक है जी? वो होता है सेंट्रल बैंक। याद रखना, जो कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये तीनों के तीनों बैंक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता। अगला, चौथा, आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन से बैंक का जनरल पब्लिक, जनता के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी इंटरेक्शन नहीं होता। बताओ कौन सा बैंक जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं करता? बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, जनता के साथ संबंध होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी कमर्शियल बैंक है, जनता के साथ संबंध होता है। अब बच्चा ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो गया। भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जनता के साथ कोई संबंध नहीं होता। भाई सेंट्रल बैंक भी तो वही होता है। नहीं नहीं नहीं, भारत में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये एक कमर्शियल बैंक भी है। पता होगा आप लोगों को, कमर्शियल बैंक एक है हमारे इंडिया में, उसका नाम ही क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये ब्लू कलर का जो उसका पूरी थीम है, अगर आपने देखा हो तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में एक कमर्शियल बैंक भी है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी एक प्रकार का कमर्शियल बैंक है। बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक प्रकार का सेंट्रल बैंक है एंड इसका जनता के साथ कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ओके। अगला, फाइंड द ऑड वन आउट। बच्चों ऑड वन आउट मतलब होता है कि जो अजीब है, अजीब को बाहर निकालो। जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन में कोई कॉमन बात होगी एंड एक ऑप्शन में वो कॉमन बात नहीं होगी, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि करेंसी अथॉरिटी, नोट छापने की अथॉरिटी, भैया सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। बैंकर टू पब्लिक, जनता का बैंक, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल भी सेंट्रल बैंक करता है। इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास चलेगी। तो ये तीनों तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन है, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। तो ऑप्शन बी है ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए अगला, सेवंथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी कॉइन्स है इंडिया में वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किए जाते हैं, टिरू। ओके, ऑल द करेंसी नोट आर इशूड बाय आरबीआई, ऑल द करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई, फॉल्स। सभी के सभी करेंसी नोट तो नहीं छापता, याद रखो, पता होगा जो ₹1 का नोट है वो आरबीआई नहीं छापता, वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखना ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर ये होता कि ₹2 से ऊपर के सभी नोट आरबीआई छापता है तो ये ट्रू था। यहां बोलता है सभी करेंसी नोट, तो ये फॉल्स हो गया। तो 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि इंडिया को उसका सेंट्रल बैंक 1935 में मिला जिसका नाम रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यस ट्रू है। आगे बोलता है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, लेकिन ओनली सेंट्रल बैंक का ही है, स्टेट गवर्नमेंट का बैंक नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही बैंक होता है। तो बताओ भाई, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। एंड इसी क्वेश्चन से आप लोग डरते हो कि यार ये असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। अरे कुछ परेशान नहीं करते, देखो कितने सिंपल है नालायकों। देखो क्या बोलता है असर्शन, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक इन द सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का बच्चों मतलब होता है वही संकट, क्राइसिस, कि जब कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल संकट में, क्राइसिस में होता है तो सेंट्रल बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू हेल्प बैंक फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। सेंट्रल बैंक सरकार को ऑर्डर दे सकता है कि सरकार तुम हेल्प करो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेंट्रल बैंक सरकार को ऑर्डर नहीं देता, सेंट्रल बैंक खुद ही हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो सेंट्रल बैंक सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकता हेल्प के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। तो असर्शन इज ट्रू, स्टेट रीजन इज फॉल्स। बताओ भाई, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, आज की क्लास फिनिश होती है एंड होपफुली समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।